हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। वैसे कैंडिडेट जो ग्रुप डी की तैयारी 2026 में रेलवे के लिए करें या कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी करें, लेकिन स्पेशली ये वीडियो जो है वो ग्रुप डी के लिए है। लेकिन जो भी रेलवे का या वनडे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे उसमें जनरल साइंस का काफ़ी अहम रोल होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक क्लासेज स्टार्ट किए थे, एक सीरीज स्टार्ट किए थे दस्तक सीरीज, जो यूट्यूब पे बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। और पहले मैं थ्योरी करा रहा था और पहले हम लोग बोले थे कि साइंस में जो होगा वो सबसे पहले हम बायो से क्लास स्टार्ट किए थे। बायो में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए थे, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट किए थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका उसका 2 पार्ट हो चुका था। आज तीसरा पार्ट आपको मैं लेके आया हूँ, तीसरा पार्ट। और इसमें आज ये डाइजेस्टिव सिस्टम का थ्योरी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लासेज में हम आपके लिए एमसीक्यू लेके आएंगे टॉप 50 जो रेलवे ने पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। फिर उसके बाद से फिर ऐसे ही कार्रवाई आपका चलते रहेगा। तो आई होप पीछे प्रीवियस के वीडियो जो है वो आप देखे होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस का वीडियो जो है वो आप जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। हम लोग वहाँ पे लास्ट जो पढ़े थे वो मलाशय के बारे में पढ़े थे। जो सबसे लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, मलाशय के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये कितना लंबाई होता है, मैं मलाशय के बारे में बताया था कि मलाशय जो होता है वो आहार नल का सबसे अंतिम भाग होता है, सबसे लास्ट छोर होता है, जो करीब कितने सेंटीमीटर के करीब में होता है, वो 20 सेंटीमीटर के करीब में होता है। और उसके गुद्दा नाल मल द्वार के रास्ते से वो बाहर निकलता है। मल द्वार पर आकर फिर आहार नल की ख़त्म हो जाती है, जो लंबी नली होती है वो ख़त्म हो जाती है। और गुद्दा नाल में 2 बही और अंतःस्रावी रचना पाई जाती है। और जितने भी पचित आहार रस होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकालने की प्रक्रिया वो पेशियों द्वारा, इसी बही और अंतःस्रावी द्वारा, पेशियों के द्वारा वो बाहर निकलता है। उसका पूरा कार्यक्रम होता है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में यही पढ़े थे। और यही आपका देखिए ये पूरा लास्ट वाला आहार नल जो है वो दिख रहा है, लास्ट का पार्ट है ये। और ये मलाशय नीचे आपको देखने को मिलेगा, फिगर में आप देख सकते हैं। फिगर में यहाँ पे लिखा गया है, रेक्टम लिखा गया है। और यही है एनस आपका, ये एनस होता है जहाँ से जितने भी पचित भोजन होते हैं, पचित रस होते हैं, वो आपको एक नली के माध्यम से वही गुद्दा नाल के द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो वहाँ तक हम लोगों ने कंटिन्यू कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन ग्लैंड्स। कुछ ग्रंथियाँ जो है जिसको मैंने छोड़ दिया था वो आज इस पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे, इसके आगे क्या है। देखिए इसमें लिखा हुआ आहार नल के बारे में थोड़ा सा वही चीज़ लिखा है जो मैंने बताया कि कितनी लंबी होगी, 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। और 3 सेंटीमीटर भाग में 2 को पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं गुद्दा नाल। सबसे नीचे जो ऐसे आया था और नीचे जो रेक्टम में ऐसे नीचे पाया गया था मलाशय, उसके नीचे एक होता है गुद्दा नाल जिसको हम लोग बोलते हैं। और वही मल द्वार के रास्ते से क्या होता है, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है। और पेशियाँ जो नियंत्रित करती है, आगे हम लोग को पढ़ना है वो है पाचन ग्रंथियाँ। तो आइए जानते हैं कि पाचन ग्रंथियाँ है क्या। तो पाचन ग्रंथियाँ में देखेंगे, पाचन ग्रंथियाँ क्या होता है। मनुष्य में आहार नल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती है, लार ग्रंथि, यकृत एवं पेनक्रियाज। 3 होंगे। एक तो सलाइवा होगा, सलाइवा ग्लैंड होगा जो हमारे मुंह से निकलता है, उसके भी पार्ट होंगे। इसके बाद से फिर आपका एक लीवर होगा, उसके बाद से फिर आपका पेनक्रियाज होगा। 3 चीज़ें ग्रंथि के रूप में पाई जाती है, एक यकृत, एक अग्नाशय और एक पाचन ग्रंथि में एक हो जाएगी आपकी लार ग्रंथियाँ जो हमारे मुंह में पाई जाती है। तो 3 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती है जो हमारे भोजन को पचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। लीवर और पेनक्रियाज जो है वो ग्रंथि के रूप में पाई जाती है, उसको ऑर्गन में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि समझ गए। 3 तरह के पाए जाएंगे ग्रंथियाँ। ग्लैंड्स कितनी होंगी आप याद कर सकते हैं जैसे कौन कौन। एक तो होता है आपको सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि जिसको बोलते हैं, एक होता है पेनक्रिया जिसको अग्नाशय बोलते हैं, और एक होता है लीवर जिसको हम लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं। 3 चीज़ें होती हैं।
आगे देख सकते हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो है क्या है, यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। लार एक सीमित तरल एक चिपचिपा श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तरल भाग भोजन को गीला करती है तथा श्लेष्मा लुब्रिकेट के तौर पर कार्य करती है। लार का मुख्य कारण भोजन को क्या होता है, लार का मुख्य कारण समझिए। ग्रंथि कहाँ पे आएगी, लार ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पे निकलती है, वो हमारे मुंह में। जैसे हम किसी भोजन को चबाते हैं तो वहाँ पे मुंह जो होता है, यहाँ जीभ में आपको दिखाई देगा, वहाँ पे कुछ लार ग्रंथियाँ निकल जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा क्या करता है, जैसे ही चॉकलेट को देखता है, या लड़कियाँ होती है जैसे ही पानी पूरी को देखती है तो उसके मुंह से लार टपक जाता है, यानी वहाँ पे सिलिवरी ग्लैंड जो है ना वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी में पाया जाता है। और वो क्या होता है, एक तरह का तरल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं श्लेष्मा, जिसको क्या बोला जाता है, श्लेष्मा बोला जाता है। और तरल भाग भोजन को क्या करेगा, वो गीला करेगा। और लार को, तो लार का काम क्या है, लार का काम क्या है वो देख लीजिए। तो लार का काम होता है कि मुख से पाचन शुरू करता है और भोजन को चिकना घुलनशील बनाना तथा दांतों को मुख गुहिका व जीभ की सफाई करना, जीभ की सफाई करना काम। इसका काम क्या है, लार ग्रंथि का जीभ, हमारा टॉन जो होता है उसको साफ करता है। उसके अलावा वहीं से पाचन जो शुरुआत होता है, मुख गुहा से ही शुरुआत होता है, तो लार ग्रंथियाँ ही उसमें मदद करती हैं, वहाँ से शुरू होता है। फिर दांत और मुख गुहिका जितना ये पूरा होता है, जीभ की और जीभ इसकी सफाई करता है। सलाइवरी ग्लैंड का वर्क अगर पूछ दिया जाए तो क्या बोलेंगे, उसका काम है कि भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना, मतलब वो घुल जाए, लिक्विड रूप में आ जाए। उसके बाद से फिर मुख गुहिका और जीभ को वो साफ करता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। मुख गुहा से क्या पचता है तो वो देख लीजिएगा, स्टार्च, ग्लूकोज जो होता है उसी को ये तोड़ता है। पहला पाचन की क्रिया जो स्टार्ट होता है मुख गुहा से स्टार्ट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्च को ये पचाना शुरू करता है। अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आता भी है इसमें कि सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो मुख गुहा से होती है। मुख गुहा में भी सलाइवरी लार ग्रंथियाँ जो होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्च को वो पाचन करता है, उसको शुरू करता है और उसको चिकना और छोटा छोटा बना देता है, घुलनशील बना देता है। क्लियर है। अब देखिए इसको देखेंगे, इसका रूप होता है, यानी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, लार ग्रंथि जो होती है वो 3 तरीके की पाई जाती है। पहला याद कर लीजिए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, दूसरा सब मैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड होगा, और तीसरा आपका जो होगा वो सब लिंगुअल ग्लैंड होगा। अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजंब, और एक पाया जाता है आपको कर्णपूर्व ग्रंथि। इसको मैं फिगर से आपको दिखाता हूँ, डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कि यहाँ पे कर्णपूर्व ग्रंथि क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो यह सिरमित तरल का स्राव करती है तथा गलों में पाई जाती है। पाई कहा जाती है, यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला जो है ना, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड आपका। इसके बाद से दूसरा आते हैं, यह एक मिश्र ग्रंथि है जिसकी तरल श्लेष्मिक स्रावन होता है। उसके बाद से पाया जाता है अधोजम अचुंबकीय लार ग्रंथि, जो क्या करता है, मिश्रित ग्रंथि होता है, मिला रहता है और वो श्लेष्मा स्रावित करता है। कर्णपूर्ण का काम क्या है, वो गलों में पाई जाती है और तरल सीरम के जैसे जो पदार्थ होता है उसको रिलीज करेगा। अधोजम क्या करेगा, वो श्लेष्मिक का स्रवण करता है। इसके बाद से तीसरा आप देखेंगे तो अधोजिह्वा ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, सबसे नीचे, जीभ के नीचे, यहाँ जीभ जो है, जीभ के नीचे क्या होती है, वो पाई जाती है तथा ये भी क्या करती है, श्लेष्मा का स्रवण करती है। यानी मुख्य रूप से आप देखिएगा तो लार जो होती है श्लेष्मा का ही श्रवण करती है, श्लेष्मा का ही श्रवण करती है। इसमें 2 ग्रंथि जो होगी आपको, अधोजंब, उसके बाद से अधोजिह्वा, वो दोनों क्या करती है, श्लेष्मा का स्रवण करती है, लेकिन अधोजिह्वा मिश्रित हो जाती है। ऊपर वाले जो होती है गले में पाई जाती है, वो तरल का स्राव करती है, और जिह्वा जो होती है वो श्लेष्मिक स्राव करती है, 2 करती है। तो 3 ग्रंथि पाई जाती है। आइए इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं, आई तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिगर 1 मिनट, फिगर ग्लैंड का फिगर मैं मिसप्रिंट कर दिया हूँ, फिगर इसमें नहीं है। आप समझ लीजिए, सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ पे पाया जाएगा कर्णपूर्व लिखा है, मैं बता देता हूँ, अपने फेस पे ही बता देता हूँ, वो आपको आसानी से समझ में आएगा, आप अपने फेस पे भी देख सकते हैं। देखिए 3 हो गया कर्णपूर्व ग्रंथि, एक इसके नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है, एक कर्ण पूरा हो गया, इसके नीचे ग्रंथि पाई जाती है
इसके नीचे ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ से घूमते हुए आते हैं, यहाँ पे है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्णपूर ग्रंथि। अधोजिह्वा जो है वो जीभ के ऊपरी पार्ट वाला, और इसके बाद से अधोजिह्वा ग्रंथि है जीभ के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो। 3 तरह की ये ग्रंथियाँ आपको पाई जाती है। फिगर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पीडीएफ में मैं नहीं डाल पाया हूँ, फिगर में एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो तीनों का वर्क आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं कि श्लेष्मा का निर्माण किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो आप उसमें ऑप्शन दे देता है कि अचुंबकीय ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि, उसके बाद से कर्णपूर ग्रंथि किससे होगा, तो लिख देंगे हम अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजाम ग्रंथि, 2 होता है, ऑप्शन दोनों आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पूछेगा कि लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती हैं, ये याद रखिएगा। ये याद करने वाला एग्जाम भी उसे याद करने वाला। आगे देखते हैं अगले ग्लैंड्स जो है, अगला ग्लैंड को हम लोग देखते हैं। अगला ग्लैंड क्या है, तो अगला ग्लैंड्स जो होता है वो है पेनक्रियाज, जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। सबको मैं फिगर द्वारा दिखा दिया हूँ, लेकिन ये ग्रंथि है, स्पेशली इसके बारे में पढ़ना है कि काम इसका क्या होता है। तो ये क्या करता है, ये भी एक क्या है, मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकोन तथा बहिस्रावी अग्नाशयी रस स्रावन करती है। ये क्या करती है, इसका वर्क सबसे पहले दे दिया। इंसुलिन हमारे बॉडी में जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए उसका स्रावन यही करती है, पेनक्रियाज करती है। और ग्लूकागोन, ग्लूकोज से चेंज हो जाता है ग्लूकागोन में, उसको भी ये क्या करती है, रिलीज करती है अंतर से, यानी अंदर वाली ये ग्रंथि है। इसके अलावा बाहर से इसको देखेंगे तो बाहर से अग्नाशयी रस जो भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करता है, अग्नाशयी रस ये क्या करती है, रिलीज करती है। इसके अलावा यह ग्रंथि कहाँ रहती है, तो ग्रसनी तथा तिल्ली से घिरी होती है, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, पलीहा जिसको कहते हैं, उससे ये घिरी रहती है। और लगभग इसकी लंबाई जो होती है वो 6 से 8 इंच के करीब में होती है। 6 से 8 इंच, लगभग 1 इंच इतना हुआ, 2 इंच, 3 इंच, ऐसे 6 से 8 इंच के करीब में रहती है। वो पूरा ना यकृत के नीचे रहती है। मैं उसको फिगर के द्वारा दिखाऊंगा, अभी मैं जस्ट दिखाऊंगा। ठीक है। तथा इसका काम क्या है, ये किस में मदद करती है, तो ये देखिए, ये फैट को, प्रोटीन को आंत के माध्यम से, और कार्बोहाइड्रेट को, वहाँ पचा था आपका स्टार्च, वहाँ ग्लूकोज पचा था मुख में। इसके बाद से नीचे आए तो ये क्या करती है, ये प्रोटीन को, उसके बाद से फैट्स को, उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट को क्या करती है, सबको नियंत्रित करती है, सबको पचाने में मदद करती है। यहाँ पे पाचन जो होगा यहीं पे होगा। और ये इसकी आकार जो होती है लगभग बड़ा यू, कैपिटल यू जो होता है ना, कैपिटल यू की तरह इसका आकार होता है, कैपिटल यू की तरह इसका आकार होता है। और ये इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन मिलकर शरीर की रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं, यानी ब्लड शुगर जो होता है ना उसको ये नियंत्रित करते हैं। तो इसका वर्क समझ गए, एक बार आप समझ लीजिए बढ़िया से कि ये क्या है, ये एक अंतःस्रावी ग्लैंड्स है। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है जो कौन से हार्मोन को रिलीज करती है, वो इंसुलिन को और उसके बाद से ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करती है। और ब्लड शुगर को ये क्या करती है, नियंत्रित करती है। ये ग्रंथि जो होती है ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है, पेनक्रियाज जो है। ठीक है। और इसका आकार कैसा होता है, तो यू आकार होता है। लंबाई इसका देखेंगे तो 6 से 8 इंच के करीब में इसका लंबाई होता है। मदद क्या करता है, किस चीज़ को पचाने में मदद करता है, तो वो मदद आपको करता है फैट, उसके बाद से आपको प्रोटीन, उसके बाद से आपको FPC कार्बोहाइड्रेट, तीनों चीज़ को ये क्या करता है, पाचित करता है। और स्टार्च का कहाँ से शुरुआत होगा, वो होगा आपके सिलाइवरी ग्लैंड यानी मुख गुहिका से। क्लियर है। आगे आइए इसको फिगर से देखते हैं। इसका वर्क समझ गए, सबसे समझ गए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। देखिए ये आपके फिगर मैंने दिखाया है, यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा है, ये पूरा आपको क्या है, पेनक्रियाज है, जो आपको यहाँ लीवर पाया, स्प्लीन ये है, जिसको हम लोग पलीहा कहते हैं, जहाँ पे RBC का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका यहीं पे बनता है, स्प्लीन है, उसी के पास में ये रहता है। और ये पूरा पेनक्रियाज है, ये जो पीला वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, वो आपका पेनक्रियाज है। इस टाइप का यहाँ पे जो रचना दिखाई दे रहा है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ दूसरे चीज़ से, कलर चेंज कर दूँ। यहाँ पे इस तरह का जो रचना दिखाई देगा जिस पे फूल कड़ा हुआ, वो है पेनक्रेटिक जूस। ठीक है। इसमें पेनक्रेटिक जूस में अगर देखेंगे तो ये 3 तरीके से बट जाते हैं।
एक कौन कौन तरीके से बढ़ जाते हैं, एक अल्फा सेल हो जाता है, एक बीटा सेल हो जाता है, एक एक्सोक्राइन एक्सोजीनियस हो जाता है। 3 तरीके के ये पाए जाते हैं ये सेल, ठीक है। और ये पेनक्रेटिक आइसोलेट है जहाँ पे पेनक्रेटिक जूस का निर्माण होता है। फिर आगे हम बढ़ेंगे, ये आपको ग्रीन वाला जो चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसे माला की तरह, वो अर्चियल सेल है, सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट कर रहा है ये। इसके अलावा देखेंगे यहीं पे ये जो छोटा छोटा फूल की तरह रचना दिखाई दे रहा है आपको, फूल की तरह ये जो रचना दिखाई दे रहा है वो क्या है, पेनक्रेटिक है, जूस है। स्प्लीन आपका ये वाला हो गया। पेनक्रियाज ये आपको पूरा ये पीला वाला जो दिख रहा है वो पेनक्रियाज है, और ये स्टोमक के पास में जुड़ा आता है। और यहाँ पे ये जो छोटा छोटा डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है ये ग्रीन से आके यहाँ पे जो दिख रहा है वो डाइजेस्टिव एंजाइम है। और यही क्या करता है, बाइल को डक्ट करता है, और यहाँ से बाइल जो है वो चला जा रहेगा कहाँ पे, पाइप के माध्यम से वो चला जाता है आपको गॉल ब्लैडर में चला जाता है। तो ये फिगर पूरा है आपका, और पेनक्रियाज जूस ऐसे बनता है, ये पूरा है। इसकी लंबाई जो आपको मैं बताया 6 से 8 इंच के करीब में होती है। और पेनक्रियाज जो होता है लीवर के पास में, और फिर आपको एस्प्लिन के बीच में रहता है, वहीं पे पाया। तो ये पूरा इंटरनल संरचना है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। आइए आगे देखते हैं। इसी में देखिएगा इसमें क्या देख दिया है, थोड़ा सा और चीज़ दिखाई दिया है। पलिया जिसको बोला है वही मैं बोल रहा था। उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है मध्यपट के नीचे स्थित त्रिकारांग है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। सामने से देखने से यकृत के बारे में आ गया, 2 भागों में बटा होता है। अच्छा, यकृत के बारे में अब आ गया। तीसरी ग्रंथि जो है वो है यकृत। आगे अग्र सतह से तल की तरफ देखने पर 2 अतिरिक्त पालियाँ दिखाई देती है। यकृत 10,000 छोटी शतकोणीय संरचनात्मक कार्यात्मक इकाइयों को, जिन्हें यकृत पलिकाएँ लीवर कहते हैं, वो रहता कहाँ पे है, तो वो हमारे दाईं तरफ रहता है। लीवर जो होता है पेनक्रियाज के जस्ट ऊपर, अधिकांश दाईं तरफ, और लगभग 1 लाख छोटी शतकोणीय संरचनात्मक रचना ये बनाता है। और इसका काम क्या है, यकृत का काम क्या है, तो यकृत का काम है कि यह ग्रंथि पित्त रस का निर्माण करती है। किसका, पित्त रस का निर्माण करती है, बाइल डक्ट जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर में। और पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है और संचय करते यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त को क्या किया जाएगा, वो बाहर निकाल दिया जाता है और वो ग्रसनी में फिर चला जाता है। आप देखिए, अब मैं यहाँ पे फिगर लेके आया हूँ किसका, अच्छा से आप देख सकते हैं फिगर में। देखिए यहाँ पे फिगर लीवर दिखा रहा है आपको, ये लीवर है, ठीक है। उसके बाद से ये स्प्लीन है, और फिगर में आप नीचे देखेंगे ये पूरा आपको जो दिख रहा है टोटल, ये पूरा ये रचना जो दिख रहा है वो क्या है आपका, वो है पेनक्रियाज, जिसमें पीला जो दिखाई दे रहा है। और ये वाला रचना जो पूरा है वो आपको स्टोमक है, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट इसमें जो दिख रहा है इस तरह से ग्रीन वाला पार्ट, ये गॉल ब्लैडर है। यहाँ से भोजन क्या होता है, टूट जाता है और साइस्टिक डक्ट में चला जाता है। यहीं पे स्टोमक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्माकुंचन। ये जो भोजन को ग्रहण करता है उसको बोला जाता है कर्माकुंचन, और नली के माध्यम से ऐसे होते हुए आता है। और देखिए ये फिर आप नीचे जाइएगा तो वैसी का पार्ट होता है, ये जो डेडुनम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, जो स्टोमक के पास में ही जुड़ा रहता है, पहला पार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो डेडुनम पार्ट ये वाला होता है जो छोटा है, ऐसे सांप की तरह आपको जो दिख रहा है वो डेडुनम है। और ये लीवर आप बता रहे थे, मैं लीवर बता रहा था, तो लीवर ये है जो दाईं तरफ पाया जाता है। लीवर आपको पूरा ये दिखाया गया है, ये टोटल यहाँ से जो रचना दिख रहा है ये पूरा ये है लीवर का पार्ट है, और यहाँ से आ रहा था, ठीक है। और ये स्प्लीन है जिसको पलिया बोलते हैं हम लोग, इसको आरबीसी जो है ये पलिया है, ये आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको बोला जाता है। हालांकि निर्माण यहीं पे होता है आरबीसी का, श्वेत कोशिका का निर्माण जो होता है वो यहीं पर होता है, ये वाला चीज़ है। तो ये लीवर का है, और लीवर क्या करता है, ये पित्त रस क्या करता है, स्रावित करता है, ठीक है, पित्त रस स्रावित करता है। तो समझ पाया ये आप, देखिए यहाँ पे आप समझ पाए होंगे। और 1 मिनट, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि ये आपका स्प्लीन हो गया, और ये पूरा आपका रेक्टम ये दिख रहा है। इसके बाद से ये पूरा पेनक्रियाज आपको दिख रहा है,
तो ये दिख रहा है, और यहाँ पे ये गुल्कागोन है, यहाँ पे जो बना है ऊपर गुल्कागोन है, इसी को गुल्कागोन बोलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या सीक्रेट होगा, 3 चीज़ें, पेनक्रियाज हार्मोन, पेनक्रिएटिक हार्मोन जिसको हम लोग बोले, इंसुलिन निकलेगा, और उसके बाद से गुल्कागोन निकलेगा, दिखाई देगा, और ये पूरा पेनक्रियाज है। यहाँ पे ये जो रचना दिख रहा है ना, इसी तरह से ये हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। ग्लूकागोन भी ये रिलीज करता है, और यहाँ पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर रहा है, और ये बाइल डक्ट बना रहा है। ठीक है, तो समझ गए, 3 चीज़ें मैंने बताया, 3 ग्रंथि हम लोग पढ़े। एक तो सलाइवा, फर्स्ट पढ़े सलाइवा 3 तरह के हो जाएंगे, पिट्यूटरी हो जाएगा, सबलिंगुअल हो जाएगा, सब प्रीमिगुअल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और दूजिंग। उसके बाद से देख लीजिए आप, फिगर में मैंने बताया था 3 कौन कौन हो जाएंगे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक कर्णपूर्ण पिट्यूटोइड ग्लैंड हो जाएगा, उसके बाद से सब मैंडिबुलर सिलेब्री ग्लैंड हो जाएगा, उसके बाद से सबलिंगुअल ग्लैंड हो जाएगा। 3 तरह के वो पाए जाएंगे। सिलेस्मा को रिलीज करता है, और इसके बाद से स्टार्च जो होता है वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है, मुख से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद से फिर मैंने बताया आपको पेनक्रियाज, जो ये यकृत के पास में पाया जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि हो, और इसी से पेनक्रियाज से क्या होता है, अग्नाशयी रस भी निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण होता है हार्मोन का, और इसकी लंबाई जो होती है 6 से 8 इंच होती है। और ये इस ग्रंथि द्वारा जो एंजाइम जो स्रावित होता है वो आंतों में चला जाता है, आंत में जाके उसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और ये मिलके किसको नियंत्रित करता है, तो ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन की मात्रा जब बढ़ जाती है, इंसुलिन की मात्रा, आयोडीन की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, तो इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इंसुलिन की सुई देना पड़ता है, हीमोसिन उसका नाम होता है, वो देना पड़ता है, हीमोसिन करके आता है, इंसुलिन की सुई लगवाना पड़ता है, तब ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो दिक्कत होती है। ठीक है, और उसके बाद से मैंने आपको ये फिगर मैंने दिखाया, उसके बाद से मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद से मैंने आपको बताया यकृत के बारे में, पेनक्रियाज के बाद यकृत के बारे में। तो यकृत क्या होता है, यकृत का वेट कभी कभी पूछता है कि वेट कितना होता है, तो वेट होता है 1.5 kg। रहता किधर है, तो वो राइट साइड में ज़्यादा रहता है। काम क्या है, तो वो पित्त रस का स्रावित करता है, पित्त रस स्रावित करता है, जिसको हम लोग वो कहाँ स्रावित होता है, कहाँ स्टोर होता है, तो पित्ताशय में स्टोर होता है। किस में, पित्ताशय में स्टोर होता है, पित्त रस को स्रावित करता है, राइट साइड में पाया जाता है। वेट जो होता है कितना होता है, वेट आपको 1.5 kg के करीब में होता है। और पित्त रस की कायम की अम्लता को ये क्या करता है, यकृत नष्ट करता है, उसको नष्ट करके फिर पाचित जैसे बनाता है। ठीक है, पित्त वही बढ़ जाता है ना, जब भोजन ग्रहण आदमी नहीं करता है तो वही क्या होता है, पित्त बन जाता है ज़्यादा, जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई देता है, जो उल्टी के माध्यम से निकलता है। तो खाली पेट रहना भी अच्छी नहीं है, उसके लिए भोजन आप टाइम टू टाइम करते रहें। तो यही है, और दाएं भाग में दिखाई दिए मैंने बता दिया। इसके बाद से आइए देखिए, फिगर मैंने बताया, ये स्प्लीन देखिए, यहाँ पे जो है वो स्प्लीन, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्लीहा इसको बोलते हैं तिल्ली, तिल्ली आता है, एनसीईआरटी में आपको तिल्ली लिखा हुआ है। तो ये स्प्लीन है, और ये आपको पूरा स्टोमक दिखाई दे रहा है, इसी में आपको पेनक्रियाज दिखाई दे रहा था। फिर ये ग्रीन वाला जो है, मैंने फिगर से बताया कि ग्रीन वाला जो है वो गॉल ब्लाडर है। गॉल ब्लाडर में ही दर्द ज़्यादा हमें होता है, जब पेट में दर्द होता है तो ज़्यादा आंत ग्रंथि में, नहीं तो गॉल ब्लाडर में ज़्यादा परेशानी होता है, और यहाँ पे फैट्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये गॉल ब्लाडर को काट के बाहर निकलना पड़ता है। शौच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है गॉल ब्लाडर अगर बढ़ जाएगा तो। ठीक है, इसमें अगर सूजन हो जाता है तो भी हमें पेट दर्द करने लगता है। और यही स्टोमक में भी कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कि किडनी। और जब उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे, तो किडनी के बारे में बताऊंगा वहाँ पे। अभी यहाँ पे केवल जान लीजिए, वही हो जाता है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है, जिससे हम बोलते हैं कि पथरी हो गया, किडनी में क्या हो गया, पथरी हो गया। एक्चुअली में वो क्या होता है, वो अवशिष्ट पदार्थों का एक संग्रहण होता है, और वही एक कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है। ठीक है, तो
तीनों ग्रंथि के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि पाचन की क्रिया होती कैसे है। तीनों ग्रंथि आप समझ गए, कौन क्या स्रावित करेगा ये भी समझ गए, सेक्रेट क्या करेगा ये भी आपको क्लियर हो गया। आई होप डाउट क्लियर होगा। आइए आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, आपके फ़ायदे मन लगे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन आपका सपोर्ट और आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं काम और अच्छे तरीके से करूँगा और आपको बेटर से बेटर चीज़ें देने का प्रयास करूँगा मैं। अब देखिए, भोजन का पचना आखिर एक्चुअली में होता कैसे है क्या भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, तो देखेंगे कि यह क्रिया जो होती है आहारनाल के भीतर संपन्न होती है और भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन करके सरलीकृत करते हैं। सबसे पहला तो काम है कि यह क्रिया जो होती है कौन सी क्रिया होती है, वो रासायनिक क्रिया होती है और कई ऐसी क्रिया द्वारा ये संपन्न होती है। आहारनाल के भीतर ही होती है, जो पूरी आहारनाल होती है उसके भीतर होती है। जो भी ग्रंथि से पाचक तत्व, एंजाइम, पोषक तत्व जो भी निकलता है उसको पाचन में क्या होती है, सारी ग्लैंड्स, सारे अंग अर्गन जो होते हैं वो सब क्या करते हैं, उसको अपघटन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तोड़ के उसको छोटा ला देते हैं और फिर पाचन के कार्य में क्या करते हैं, उसको वो मदद करते हैं। तो उसमें कुछ कुछ एंजाइमें होती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। कौन कौन एंजाइम रिलीज होता है आइए उसको देखते हैं। उसको फिर एक चार्ट के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रोज इटिसी। कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेज, माल्टेज, सुक्रोज इत्यादि पहले तो ये निकलता है, पाचन में मदद करता है। फिर फैट में देखेंगे, अब कार्बोहाइड्रेट में देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मिलेगा, एमाइलेज, माल्टोज, सुक्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट उसमें चेंज होता है। प्रोटीन किस में चेंज होता है, तो प्रोटीन आपको प्रोटीन पाचक एंजाइम जो होता है वो ट्रिप्सिन में, पेप्सिन में, किसमें, ट्रिप्सिन में और पेप्सिन में प्रोटीन वाला चेंज हो जाता है। फैट जो देखेंगे, फैट वाला में लाइपेज निकलता है, वसा पाचक लाइपेज जो फैट होता है वो लाइपेज में चेंज हो जाता है। प्रोटीन जो होता है वो किस में, अमीनो एसिड में चेंज होता है, पेप्सिन में और ट्रिप्सिन में, तीन चीज़ों में चेंज हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में, एमाइलेज में, माल्टोज में और सुक्रोज में वो चेंज हो जाता है। अब न्यूक्लियस केंद्र जो होता है उसमें वो न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये चार तरह के रूप पाए जाते हैं। चारों चीज़ में अलग अलग एंजाइम जो होते हैं, अलग अलग एंजाइम का वर्क अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग वो काम करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, प्रोटीन का काम क्या है, इसको बारी बारी से जानते हैं। प्रोटीन क्या करता है, भोजन के चबाने व लार के साथ मिलने का कार्य मुख्य गुहा से संपादित किया जाता है। श्लेष्मा भोजन के कणों को चिकना कर उन्हें चिपकाने में मदद करता है। श्लेष्मा जो निकलता है जब हम खाते हैं तो प्रोटीन क्या होता है, जब से चबाते हैं भोजन को खूब चबा के खाते हैं तो मुख्य गुहा में संपादित हो जाएगा और श्लेष्मा के भोजन कण जो है ना उन्हें चिकना करेगा और चिकना करने में वो मदद करता है, उसको चिपका के उसको चिकना करने में मदद करता है, वहाँ ले जाता है। अब भोजन अब क्या होता है, एक आटा के लेई जो होता है ना, पूरा एकदम लेई उसके तरह से पूरा गील हो जाता है, बोलस के रूप में, जिसको हम लोग बोलस बोलते हैं, हो जाता है। और कर्माकुंचन गति द्वारा, वो कर्माकुंचन यानी भोजन हमारे मुख से नली के नीचे आना स्टार्ट हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग पैरासाइट्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसको कर्माकुंचन बोलते हैं। यानी निकल द्वार से वो भोजन क्या होती है, ठेली जाती है नीचे, नली के माध्यम से ऐसे नीचे जाएगी तो उसको कर्माकुंचन बोला जाता है। बोलस वही बोलस चला जाता है नीचे, कर्माकुंचन। और वो धीरे धीरे कहाँ पहुँचता है, अमाशय में भोजन को प्रवेश कराएगा। कौन सा, जैसे जाएगा तो अमाशय HCl रिलीज करता है, जठर ग्रंथि रिलीज करता है, तो ये जठर ग्रंथि ये क्या होती है, अमाशय में पहुंचती है और उसको जाके क्या करेगी, उसको कंट्रोल करती है। तो बोलस बना, भोजन पचना, भोजन ग्रहण करना, ये लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत जटिल प्रोसेस होता है। भोजन को ग्रहण करेंगे, उसको हम चबाएंगे, फिर लार बनेगा, लार फिर बोलस ले की तरह बनता है, वो फिर वो लिक्विड रूप में टूटेगा, फिर जाएगा ग्रसनी से, ग्रसिका से, यहाँ से पहुँचते पहुँचते फिर स्टोमक में हमारे जाता है। स्टोमक में जाके जठर ग्रंथि बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, फिर वहाँ पे ये स्रावित होगा। ठीक है, तो उसको कर्माकुंचन बोलते हैं। कर्माकुंचन से क्वेश्चन आता है। उसके बाद से फिर अब देखिए, प्रोटीन का काम हो गया। अब लार का काम क्या है, तो लार का काम होता है कि टाइलिन और एमाइलेज मुख्य गुहा से कार्बोहाइड्रेट को शुरू कर देते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाता है
और करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर देते हैं। स्टार्च जो होता है ग्लूकोज किस में बदल जाता है, वो माल्टोज में बदल जाता है। ग्लूकोज C6H12O6 यही हमें एनर्जी देता है, भोजन के रूप में यही पाया जाता है। ठीक है, वहाँ चला जाता है। अमाशय में भी 3 प्रकार का निकलेगा एंजाइम, क्या क्या, वो हो गया आपका म्यूकस श्लेष्मा, ग्रीवा और हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिनोजोन। अमाशय म्यूकस प्रो एंजाइम, पेप्सिनोजोन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्मा 3 चीज़ को क्या करता है, वो अपघटित करता है। HCl द्वारा अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में पेप्सिन परिवर्तित हो जाता है तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन वो करता है। कौन? अमाशय में भोजन प्रोटीन का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो जाएगा। HCl जो होता है वो किस में, पेप्सिनोजोन में वो चेंज हो जाता है, पेप्सिनोजोन फिर पेप्सिन में चेंज हो जाता है। उसको सब मैं एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। अब इसके बाद से नवजात शिशु में अगर हम देखें ना, तो ये तो सब उसमें आएगा, लेकिन नवजात शिशु में पेप्सिन के साथ जठर रस तो निकलेगा ही एडल्ट में, लेकिन बच्चों में देखेंगे तो बच्चों में पेप्सिन के साथ साथ में जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है, जो प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है। क्योंकि दूध में प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध बच्चा जो पीता है ना, उसमें रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है, प्रोलैक्टिन पाया जाता है, जो रेनिन में चेंज होता है और वही प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है। वो नवजात शिशु में जठर रस के साथ में ही, पेप्सिन के साथ में ही क्या होता है, वो रिलीज होता है। लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं तो उसमें रेनिन रिलीज नहीं होता। क्लियर? अब उसके बाद से अमाशय में भोजन क्या होती है, जठर रस मिश्रित होकर कायम का निर्माण करती है। यही जो भोजन आ रहा था गर्माकुंचन, तो वो तरल अवस्था में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कायम। क्वेश्चन आता है कि भोजन के तरल अवस्था को क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं कायम। और कायम के तरल अवस्था को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है चाइल्ड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से अमाशय का भोजन जो होता है वो कहाँ पहुँच जाएगा, अमाशय तक भोजन पहुँच चुका था, हमारा स्टोमक तक भोजन पहुँच चुका था। इसके बाद से भोजन कहाँ पहुँचेगा, वो पहुँचेगा छोटी आंत में, और वहीं पे क्या होगा, अग्नाशयी रस, पित्त लवण, आर्त रस छोड़ेगा छोटी आंत, और उसमें एंजाइम भी होगा और वो पोषक तत्वों को क्या करेगा, पाचन करेगा। संपूर्ण पाचन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मैं इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जितनी भी चीज़ें बची रहती हैं वो सब छोटी आंत में चली जाता है, उससे अब खनिज लवण जल जो बचता है वो चला जाता है बड़ी आंत में। तो संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ये भोजन पहुंच जाएगा छोटी आंत में। ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद से फिर पित्त जो निकल रहा था वो वसा के पाचन के लिए आवश्यक होता है, वो छोटी आंत के सबसे नीचे वाला पार्ट में चला जाता है। और उसके बाद से जो नहीं पचता है, अवशोषित जो नहीं होता है, वो बड़ी आंत में भोजन चला जाता है। और बड़ी आंत का मुख्य काम क्या है, वही अवशोषण, और जितने भी भाग अपचित हैं उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है और ठोस के रूप में एकदम पीला करके ठोस के रूप में बन जाता है, और फिर मल द्वार के द्वारा मल का बहीछे पर बाहर कर दिया जाता। तो ये पूरा प्रोसेस आपका होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है आपको डाइजेस्टिव होने में। एक भोजन खाने से लेके पचने तक इतने बड़े प्रोसेस होते हैं, इतने एंजाइम वर्क करते हैं, तब जाके आपका पाचन होता है। ठीक है, तो ये आपके टोटल क्या थे, पूरे आपके पाचन का सलाइवरी ग्लैंड और उसके बाद से फिर लिवर और पेनक्रियाज, ये आपके टोटल जो थे ना, टोटल आपके ग्लैंड से, और इस ग्लैंड का वर्क है। अब इसको एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी ग्रंथि किस में निकलती है, और कौन जो है ग्रंथि क्या स्रावित करती है, कौन हार्मोन रिलीज करती है, कौन एंजाइम रिलीज करती है, कौन क्या काम करता है, उसको एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एकदम चार्ट एक बनाया हुआ है। यहाँ पे चार्ट मैंने बनाया हुआ पाचन रस को स्रावित करने वाला अंगीय ग्रंथि, इसमें स्रावित एंजाइम क्या है और कार्य जो जटिल होता है उसको सरलीकृत में कैसे चेंज करता है, और उसका काम क्या क्या है, कहाँ पे करता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग आते हैं वही लार ग्रंथि, जिसको हम लोग बोल रहे थे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या क्या रिलीज करता है, तो टाइलिन और एमाइलेज रिलीज करता है। उसका काम क्या है, स्टार्च को ग्लाइकोजन में तोड़ना, उसके बाद से फिर उसको छोटा करना। स्टार्च को छोटे पॉली में चेंज करेगा, वो माल्टोस में चेंज कर देता है। एमाइलेज
माल्टोस में क्या होता है, चेंज होता है। कहाँ होता है, मुख्य गुहा में बकल का बेटी जो होता है ना, वहाँ पे होता है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे देखते हैं स्टोमक गैस्ट्रिक जूस, अमाशय में जो होता है वो कौन कौन निकलता है, पेप्सिन और रेनिन, दो चीज़ें निकलती हैं। ये प्रोटीन को किस में चेंज करती हैं, पेप्टाइड में चेंज करती हैं। कैसिन को किस में, पैराकेसिन में चेंज करती हैं, ठीक है। कैसिन को पैराकेसिन में और पेप्टाइड में। होता कहाँ पे है, स्टोमक में होता है, अमाशय में होता है। कहाँ पे होता है, अमाशय में होता है, स्टोमक में होता है। अब देखिए पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का ही सबसे ज़्यादा रोल है, पेनक्रियाज का सबसे ज़्यादा रोल है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, 6 हार्मोन ये रिलीज करता है, 6 चीज़ें इससे स्रावित होती है। पर क्या क्या होता है, देखिए प्रोटीन जो पेप्टाइड जो होता है किस में चेंज होगा, एमिनो में होगा। और फैट जो चेंज होगा किस में, फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। डीएनए जो होता है वो आरएनए में चेंज होता है। अब स्टार्च में इसमें देखिएगा तो वो माल्टोस में चेंज होगा, ठीक है। प्रोटीन किस में, पेप्टाइड में चेंज हो जाएगा। प्रोटीन पेप्टाइड अमीनो में चेंज हो जाता है। इसके अलावा पांचवा रूप में आप अगर देखते हैं, पांचवा रूप वसा किस में चेंज होता है, वो बसीय अम्ल में। इसके बाद से डीएनए और आरएनए किस में चेंज होता है, न्यूक्लियोटाइड में। डीएनए और आरएनए जो निकलता है वो न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है। और सब ये किससे आती हैं, सब ये किससे आती हैं, सब ये पेनक्रियाज रिलीज करता है। और होता कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे चेंज होती हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी अगर हम एज ए होल पूरा देखें तो भोजन का जो पाचन हो रहा है, जितनी भी चीज़ें फैट हो गई आपको, इसके बाद से फिर प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, सारी चीज़ें, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, सारी चीज़ें कहाँ पे चेंज हो रही हैं, पूरा उसका पाचन छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पेनक्रियाज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और ये एंजाइम पूछते हैं, कभी कभी ये चेंज करके आपको पूछता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्लासेज लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो जो MCQ लेके आऊँगा, तो वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉप 50 जो क्वेश्चन हैं जो रेलवे ने ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, उसको मैं करा दूँगा। तो आप बेफिक्र रहिए और क्लास आप करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब आप करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। तो अभी इसके आगे भी और है, और आगे देखेंगे। अब देखिए आंत में क्या क्या होता है, वहाँ तक समझ गए। अब आंत में आप देखिएगा, आंत में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आंतरी रस में क्या होगा, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, डाइपेप्टाइज, फॉस्फेटेज, ये चीज़ें चेंज होती है। अभी कौन किस में चेंज होता है इसको देखेंगे, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। आंत रस से भी कुछ चीज़ें निकलती है। माल्टोज चेंज होता है आपको ग्लूकोज में, लैक्टोज चेंज होता है ग्लूकोज में, सुक्रोज ग्लूकोज में। वसा जो होता है, फैट जो होता है, वो बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में चेंज होता है। न्यूक्लिक अम्ल एवं न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड एवं शर्करा ग्लूकोज में चेंज होता है। डाइपेप्टाइड जो होता है वो एमिनो अम्ल में चेंज होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन क्षार में बदल जाता है। और ये जो पाया जाता है राइबोज जीवाणु, राइबोज जो होता है उसमें पाया जाता है, ये जीवाणु पाए जाते हैं। दलहनी पौधे जितने होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। बाइल साल्ट आप आगे देखिएगा कि बाइल, अब लीवर, पांचवा आपका आता है लीवर। लीवर क्या क्या करता है, बाइल साल्ट पित्त लवर का स्रावित करता है, आपको पता है कौन सा हार्मोन, पित्त। लीवर जो होता है पित्त रस को स्रावित करता है। पित्त लवर करेगा क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड में या फैट पैलेट में चेंज करता है। वसा को किस में, वसा अम्ल में और गुलिका में चेंज करता है। ये भी कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पाचन उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लीवर सिक्रिट करता है पित्त लवर। फैट को चेंज करता है किस में, तो वो चेंज करता है फैटी एसिड में। तो ये चीज़ें आपको पूरा थी, एक बार आप इस तालिका को ध्यान से देख लीजिएगा। और इसका PDF भी अगर आप चाहते हैं तो इसका PDF जो बहुत जल्द मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे वो रहेगा, आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा क्लास अच्छा लगा होगा। फाइनली अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो चुका, फाइनली
3 पार्ट में आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। इसका अगला पार्ट जो आएगा वो आपको MCQ का आएगा। इस चैप्टर का चैप्टर ख़त्म हुआ है तो इस चैप्टर का MCQ आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो है श्वसन, इससे रिलेटेड है तो हम श्वसन पढ़ेंगे। उसके बाद से फिर ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे, हमारा बढ़ते चलेगा, वो 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके पहले जो भी वीडियो था वो मैं ऐसे ही बना दिया था, रिकॉर्ड करके मैं डाला था। उसमें मैं अपना फेस नहीं दिखाया था, इसमें मैं आपको फेस दिखाते हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ये बहुत अच्छा लगा होगा, क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपको फ्री में सारी चीज़ें मिल रही हैं। फ्री में, जहाँ पे यूट्यूब पे इतने ही के लिए 799, 999, 1000 रुपये कोर्सेज़ लिए जाते हैं, वो आपको फ्री मिल रहा है। तो इसका थोड़ा सा आप कदर करें और आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट में बस वही चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कोई बेल आइकन को दबा देंगे। और कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट अपना लिख देंगे। उस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको मैं दूर कर पाऊँ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।